अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक मटेरियल्स इस चैप्टर का अपना तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये दोनों टॉपिक्स को शुरू करने से पहले एक बार हम शॉर्ट में कल के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि जो मैग्नेटिज्म जो तैयार होता है, यानी दुनिया में किसी भी अंसर के अंदर, कोई भी एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिसियत जो है वो इलेक्ट्रॉन की मदारी हरकत की वजह से होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ मदारी हरकत नहीं करता, बल्कि मान लो कि अगर ये इस तरीके से एक दायरवी मदार है और इसमें यहाँ इस जगह पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस दायरवी मदार में ये इस तरीके से तो हरकत करेगा, ऑर्बिटल मोशन तो वो करेगा, लेकिन इसके अलावा वो अपन यहाँ पर इस जगह पर एक इस तरह का एक महवर आप उसको इमेजिन करो। उस इलेक्ट्रॉन के बीच में से एक ऐसा खड़ा महवर गुजरेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके अतराफ में ये इस तरीके से भी घूम सकता है, यानी वो अपने महवर पर रहकर भी घूमता है, क्लॉकवाइज भी घूम सकता और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता। ओके, इलेक्ट्रॉन की ये जो अपने महवर के ऊपर उसकी ये जो हरकत होती है, यानी ये जो उसका घूमना है या ये जो उसका रोटेशन होता है, इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक स्पिन। ओके, उर्दू में आप इसको खलकी घुमाव या आप चाहो तो स्पिन को स्पिन भी बोल सकते हो। स्पिन का मतलब होता है गोल घूमना। आप लोगों ने डेफिनेटली स्पिन जो है वो क्रिकेट में सुना हुआ है। ओके, क्रिकेट के अंदर एक पर्टिकुलर बॉलिंग जो है उसको स्पिन बॉलिंग कहा जाता है। तो स्पिन के अंदर बॉल जो है वो घूमते हुए आता है, ज़मीन से टकराकर फिर उसका रास्ता जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता। ओके, उसका रास्ता घूमने की वजह से, स्पीड से घूमने की वजह से उसका रास्ता जो है वो बदल जाता उस बॉल का, क्रिकेट बॉल का। तो बिल्कुल आप उसमें इस तरीके से इमेजिन करो कि ज़मीन को छूने से पहले जब वो बॉलर, स्पिन बॉलर जो है, जब बॉल फेंकता है तो उसका फेंकने के बाद जितनी देर तक वो बॉल हवा में होती है उतनी देर तक वो गोल घूमता रहता है। तो वो जो घूमना है उसे हम स्पिन कहेंगे, और वही वाली खासियत इलेक्ट्रॉन में होती है। यहाँ पर आप याद रखो, ये जो वर्ड मैंने खलकी जो वर्ड यूज़ किया हूँ, ये मैंने इंट्रिंसिक के लिए इस्तेमाल किया हूँ। इंट्रिंसिक ऐसी चीज़ों को, ऐसी खुसूसियात को कहते हैं जो अल्लाह ताला ने चीज़ों के अंदर इनबिल्ट रखा हुआ है। मतलब हम उसके पीछे ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों है। जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर बरकी बार होता है, तो वो जो बरकी बार है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आप उस बरकी बार के पीछे नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वो बरकी बार क्यों है। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर बरकी बार उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसी ही इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और भी है, और उसका नाम है स्पिन। ओके, उसको सिर्फ स्पिन भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्पेशली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने उसको इंट्रिंसिक स्पिन कहा है। ओके, तो आप लोग याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जब हरकत करता है मदार में, तो उस हरकत के दौरान उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, दो तरह की हरकतें होंगी। एक जो है वो होगी मदारी हरकत और एक होगी महवरी हरकत। ओके, जो मदारी हरकत है, ऑर्बिटल मोशन जो है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगी, और जो महवरी हरकत है, स्पिन मोशन जो है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो तैयार होगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम शुरुआत के अंदर इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि स्पिन मोशन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन जो हरकत होती है या खलकी घुमाव जो होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिसियत के अंदर, मैग्नेटिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी क्या हिस्सेदारी होती है। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो कि ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो ऑर्बिटल मोशन यानी मदारी हरकत की वजह से उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तैयार होता। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने महवर के अतराफ भी घूमता है, और इलेक्ट्रॉन की वो जो महवरी हरकत है उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक स्पिन या खलकी घुमाव। और इलेक्ट्रॉन की ये जो खलकी घुमाव है, ये जो इंट्रिंसिक स्पिन है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिसी में असर पैदा होगा, जिसे हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें
दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि स्पिन का जो ताल्लुक है, तो स्पिन की वजह से जो असर पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर, तो वो उस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए पड़ेगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, सिर्फ वो ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब ऐसा क्यों है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सब गौर से देखिए। मान लो आप लोगों ने सबने केमिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। ओके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का ये जो प्रिंसिपल है, ये जो उसूल है, उसके मुताबिक कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में आते हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ओके, यानी ये प्रिंसिपल, ये जो मैंने अभी आपको बोला हूँ, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। उसके मुताबिक किसी भी एक मदार के अंदर या एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं एक बार जस्ट आपकी रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि चार क्वांटम नंबर में से एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा होता है ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर l, उसके बाद एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इन केस अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीन लोग इक्वल हो भी जाएं तो ये एस इक्वल नहीं हो सकता। एस की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है +½ और एक होती है -½ अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज अंदाज में घूम रहा है तो एस को हम +½ लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम एस की वैल्यू -½ लेंगे। ओके, तो और पॉलीज प्रिंसिपल के मुताबिक अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रहना है तो वो दोनों सेम स्पिन में नहीं हो सकते हैं। ओके, उनमें से एक क्लॉकवाइज स्पिन रखेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रखेगा। ये कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि मान लो आपने एक ऑर्बिट लिए और इस एक ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी स्पिन जो है वो +½ है और इसकी स्पिन जो है वो -½ है, ओके, तो डेफिनेटली ये दो इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिज्म होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ओके, एक की स्पिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्पिन की वजह से मान लो कि पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हुआ, और नेगेटिव स्पिन है तो नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हुआ। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और टोटल मिलाकर जो मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा वो होगा 0। ओके, तो यही रीज़न है कि जब हम कोई भी ऑर्बिट अगर हम लेते हैं तो उस ऑर्बिट के अंदर अगर हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए तो वो दोनों अपोजिट स्पिन वाले होंगे और उनका अपोजिट स्पिन की वजह से उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिया तो? अब आप देखिए, मान लो ये ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ±½ कुछ तो भी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन और उसकी वजह से वो एक कुछ तो भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो तैयार करेगा, यानी इस स्पिन की वजह से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए उसका नाम MS रख देता हूँ। MS का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये मैग्नेटिक मोमेंट मान लो पॉजिटिव है तो ठीक है, उसको कोई कैंसिल नहीं करेगा। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट निगेटिव है तो भी उसको कोई कैंसिल नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके स्पिन को कैंसिल करने वाला, उसको काउंटर करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसीलिए उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल नहीं होगी। और यही रीज़न है कि जो परमानेंट मैग्नेट जिन मटेरियल्स के ज़रिए बनाया जाता दुनिया के अंदर, वो ऐसे लोग होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है अगर हमको इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से अगर हम उसको उसके मैग्नेटिक मोमेंट की स्टडी अगर कर रहे हैं तो। ओके, अब यहाँ पर मैं एक मिसाल से आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, क्लोरीन जो है वो एक गैस है और
हमको ये देखना है कि क्या क्लोरीन के एटम के अंदर बेजोड़ इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते। तो इसको मालूम करने के लिए आपको तीन अलग अलग स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, पहली स्टेप के अंदर आपको जिस जो एटम आपको दिया जाएगा, जो भी एलिमेंट आपको दिया जाएगा, जैसे क्लोरीन का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको एग्ज़ाम में आयरन के लिए पूछा जा सकता है, निकल के लिए पूछा जा सकता है, कोबाल्ट के लिए पूछा जा सकता है, कोई भी आंसर के लिए पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं क्लोरीन की एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ओके, उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो सबसे पहली स्टेप के अंदर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की इस तरह से होगी। इलेक्ट्रॉन के अंदर टोटल क्लोरीन के अंदर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है। क्लोरीन के अंदर क्योंकि टोटल मिलाकर उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले मदार में आएंगे। तो ये जो 1s2 है, ये पहला मदार है। ओके, अब जो दूसरा मदार होता है उसके अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मदार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे मदार के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब। ओके, तो क्लोरीन के 2 ऑर्बिट तो कंप्लीट हो गए। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 थे। इसका मतलब आखिरी मदार के अंदर, तीसरा और आखिरी मदार जो होगा, वहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से आप देखिए, तीसरे मदार के अंदर 2 मदारचे होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, 2 ऑर्बिटल्स में से पहला जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है, तो 3s ऑर्बिटल। और उसके बाद का दूसरा जो ऑर्बिटल है वो है 3p ऑर्बिटल। ओके, 3s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में चले गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो डेफिनेटली ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएंगे। आप याद रखो, p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। ओके, p ऑर्बिटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है, लेकिन अपने पास अब यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसलिए जो टोटल मिलाकर जो 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्लोरीन के पास के आखिरी मदार के लिए, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में चले गए और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर मतलब 3p ऑर्बिटल में चले गए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको पूरा जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इनमें से ये पहला मदार है, ये दूसरा मदार और ये तीसरा मदार। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये मैं मदारों की यानी ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूँ। और ऑर्बिटल का जब मामला आएगा, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सेकंड नंबर के ऑर्बिट में पहले s ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल, और दूसरा 2p ऑर्बिटल। तीसरे मदार के अंदर पहला ऑर्बिटल होगा 3s ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल होगा 3p ऑर्बिटल। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब हमको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आखिरी मदार जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसको हम वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं। वैलेंस ऑर्बिट मतलब गिरफ्ती जो मदार होता है, आखिरी मदार, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की तरतीब जो है उसका एक डायग्राम हम बना सकते हैं स्पिन का, इलेक्ट्रॉन स्पिन दिखाने के लिए। तो अब आप देखो, ये जो 3s ऑर्बिटल है, इसमें डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन वाला है और दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव स्पिन वाला। अब हम चलते हैं 3p ऑर्बिटल पर। 3p ऑर्बिटल के अंदर टोटल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसा हमने अभी देखा था। अब 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया पॉजिटिव स्पिन वाला, तो उसके साथ में पेयर बन गया निगेटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की, तो 2 चले गए। फिर एक पॉजिटिव स्पिन वाला आएगा तो उसके साथ में एक निगेटिव स्पिन वाला आ जाएगा, तो ये 2 लोगों का पेयर बन गया, तो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचा, मान लो कि वो पॉजिटिव स्पिन वाला है। अब आप देखो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव स्पिन वाला, इसके साथ में पेयर बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं।
ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे बेजोड़ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बन सका। ओके, आप एक बार फिर से अच्छे से देखिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर यानी इस फिगर में जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर भी ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं बना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो तैयार होगा। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नातीसी में आ असर में हिस्सा लेगा, अपने ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी और अपनी स्पिन मोशन की वजह से भी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर आप आयरन को लेकर, जिंक को लेकर, कोबाल्ट को लेकर, उसके अलावा निकल को लेकर, ये अलग अलग मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इनके लिए आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, मुझे उम्मीद है आप ये होमवर्क कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने उस टॉपिक पर जो हमारा आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, और वो है मतलब पहला मेन टॉपिक, और वो है मैकनाना क्या होता है, उसकी वजाहत करना है। आप याद रखिए, उर्दू में मैकनाना के अलावा इसको एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, और वो है मैकनातीस साजी। ओके, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, मैकनातीस साजी। साजी का मतलब है बनाना, यानी मैकनातीस तैयार करना। ओके, सिंपल वे में हम उसको मैकनाना कह सकते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन क्या चीज़ है, और इसका रियल में क्या मीनिंग होता है, तो उसको मैं एक बार आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग एक चीज़ देखिए, जो नाम हमने अभी लिया मैग्नेटाइजेशन या मैकनाना या मैग्नातिस साजी, इसका बेसिक मतलब ये है, इसका बेसिक कंसेप्ट इस तरह से है कि अगर आपने कोई एलिमेंट लिए और उस एलिमेंट को, कोई एलिमेंट मतलब कोई मेटालिक एलिमेंट आपने लिए, और उस मेटालिक एलिमेंट को अगर मान लो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एलिमेंट को आपने लिया और उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नातीसी मैदान में रख दिए, ताकतवर बाहर वाला एक मैग्नातीसी मैदान है, और आपने उसको उसमें ले जाके रख दिए, तो आप देखेंगे कि वो जो एलिमेंट आपने रखा है मैग्नातीसी मैदान में, उसमें भी मैग्नातीसी खुसूसियात पैदा हो जाती है। कई मरतबा आर्जी तौर पर होती है, कई मरतबा परमानेंट तौर पे पैदा हो जाती है। ओके, ये वाला अमल जो है बेसिकली इसे कहते हैं मैग्नातिस साजी या मैकनाना। लेकिन यहाँ हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको उसका सिंपल वे में जो तबई मफहूम है वो समझा दिया हूँ। ओके, अब आप देखिए कि मैकनाना के अंदर इसका जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो ध्यान में रखना है, वो क्या है। आप देखिए, ऐसे अनासिर जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके अंदर मैग्नातीसी म्यार असर भी होता है, जैसा अभी हमने देखा था। ओके, लेकिन जब हम ऐसे अनासिर को बड़े पैमाने पर हासिल लेते हैं, बड़े पैमाने पर मतलब लार्ज क्वांटिटी के अंदर जब हम उनको लेते हैं, तो उनके तमाम इलेक्ट्रॉन जो है, उनके तमाम जो जौहर है, वो बेतरतीब ओरिएंटेशन में होते हैं, यानी रैंडम हालत में रहते हैं। और इसीलिए होता यह है कि एक जौहर का मैग्नातीसी म्यार असर बाजू वाले जौहर के मैग्नातीसी म्यार असर के साथ कैंसिल हो जाता। ओके, और यही रीज़न है कि जब आप इस तरह के अनासिर को, जिनके जौहर बेतरतीब हैं और जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है, जब आप उनकी टोटल मैग्नेटिज्म की अगर बात करते हैं या टोटल मैग्नातीसी म्यार असर की कीमत निकालते हैं, तो आपको उसकी कीमत ज़ीरो मिलती है। ओके, यानी मजमूई मैग्नातीसी म्यार असर या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता है उन लोगों का, मजमूई हालत बल्क वाली हालत के अंदर, यानी जब हम उसको बड़े पैमाने पर उनकी बड़ी मिकदार अगर लेते हैं तो। ओके, अब आप देखो कि दुनिया में हर चीज़ के एक्सेप्शंस हैं, तो कुछ अनासिर ऐसे भी होते हैं, कुछ मुरक्कबात जो हैं वो ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको आम हालत में ले लिया जाए, मतलब उनको जस्ट ऐसी लेकर रख दिया जाए सामने हवा में मान लो, तो भी उनके जो जौहर हैं, उनके इनफिरादी जो मैग्नातीसी म्यार असर है, वो एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। उनमें कुछ ना कुछ
एटम्स ऐसे ज़रूर हो जाते जिनका मैग्नातीसी म्यार असर जो है वो आपस में कैंसिल नहीं हो पाता, बल्कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाती है, वो एक दूसरे को ज़ाय नहीं कर लेते। ओके, तो ऐसे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मैग्नातीसी म्यार असर उनके अंदर पाया जाता है नॉर्मल हालत में। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है Fe3O4। आप याद रखिए, Fe3O4 एक ऐसा मुरक्कब है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नॉर्मल हालत में यानी आम हालत में भी मैग्नातीसी म्यार असर उसके अंदर मौजूद होता है। ओके, आप एक चीज़ इन एडवांस याद रखिए, ये वो लोग होते हैं जिनके ज़रिए परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। ओके, आप अपने दिमाग में ये बात रखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। आप याद रखिए, मान लो आपने कोई ऐसा आंसर लिए या ऐसा मुरक्कब लिए जिसका मजमुई मैग्नातीसी म्यार असर ज़ीरो है, सारे के सारे एटम्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया मान लो। ओके, अब आप उसको एक मैग्नातीसी मैदान में रख दो। जब आप उसको एक मैग्नातीसी मैदान में रख देंगे तो उसमें से कुछ एटम्स अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे, अपने आप को वो तरतीब में ला लेंगे उस मैग्नातीसी मैदान के, और नतीजे में उनके अंदर कुछ तो भी महासिल मैग्नातीसी म्यार असर बन जाएगा, या कुछ तो भी महासिल मैग्नातीसी म्यार असर की कीमत उनके अंदर पैदा हो जाएगी। ओके, तो दोनों हालतें हैं, मैग्नातीसी मैदान में रखकर कुछ लोगों में मैग्नातीसी म्यार असर पैदा होगा, और कुछ लोगों के अंदर मैग्नातीसी म्यार असर की महासिल कीमत कुछ तो भी रहेगी, पॉजिटिव कीमत कुछ तो भी रहेगी बग़ैर किसी मैग्नातीसी मैदान के भी, जैसे Fe3O4 के अंदर होता है। ओके, तो अब ऐसी सूरत में मैग्नाना या मैग्नातीस साजी या मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, तो उसको हम यहाँ इस तरीके से यहाँ पर उसकी डेफिनेशन जो है वो आपके सामने दी गई है। आप देखिए, उसका बेसिक कंसेप्ट इसी तरह से है कि किसी भी जिस्म के अंदर मौजूद महासिल मैग्नातीसी म्यार असर, महासिल मैग्नातीसी म्यार असर चाहे वो अपने आप से उसके अंदर हो या मैग्नातीसी मैदान में रखने के बाद हो, दोनों भी चलता। ओके, तो महासिल मैग्नातीसी म्यार असर और उस जिस्म का हजम, इन दो लोगों का जो तनासुब होगा, उस तनासुब को यानी वो जो नंबर हमको मिलेगा उसे हम कहते हैं मैग्नाना या मैग्नातीस साजी। इंग्लिश में उसे मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। मतलब मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट एंड वॉल्यूम। ओके, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नाना क्या है? महासिल मैग्नातीसी म्यार असर और जिस्म का हजम, इन दो लोगों का जो तनासुब है उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू आ जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिख सकते हैं इस तरीके से एम नेट। ओके, और वॉल्यूम की अलामत वी होती है। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा। एम इज इक्वल टू, एक्चुअली ये एम बार है क्योंकि ये एक वेक्टर होता है, तो एम बार इज इक्वल टू एम नेट अपॉन वॉल्यूम। अब सवाल आएगा कि इसका एसआई यूनिट और फिर उसका डायमेंशन क्या होगा। तो आप देखिए, मैं आपको इसकी यूनिट मतलब यूनिट का किस तरह से याद रखेंगे तो उसको समझ लो आप। यहाँ पर ये जो एम नेट है मतलब मैग्नातीसी म्यार असर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे ये जो वॉल्यूम है इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। और अब आप देखिए कि ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा। ओके, तो फिर नीचे कौन बचा? 1 मीटर बाकी बचा। तो ऊपर से एम्पियर बचा है, नीचे से 1 मीटर बचा हुआ है। इसका मतलब यूनिट बनेगी एम्पियर मीटर। मुझे उम्मीद है आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। तो मैग्नेटाइजेशन की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर होती है। अब आप गौर से देखो, एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट एक बार है, पर मीटर, मीटर एक बार है लेकिन नीचे है। मीटर का मतलब होगा लंबाई, इसलिए जब आप इसका डायमेंशन बनाओगे तो इसका डायमेंशन आएगा L-1, M0, T0 और A1। A1 जो है वो एम्पियर 1 के लिए है और L-1 इसलिए है क्योंकि मीटर एक बार है लेकिन नीचे है। ओके, इसके बाद आप इसका नेचर यानी इसकी नोयत याद रखिए। मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक सिमती मिकदार है। ओके, तो ये था हमारा पहला टॉपिक आज के लेक्चर का। अब चलते हैं सेकंड लेक्चर पर, सेकंड टॉपिक पर आज के लेक्चर के। सेकंड जो पॉइंट हमको देखना है वो है मैग्नातीसी हिद्दत। इंग्लिश में इसे कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आप लोग याद रखिए, मैग्नातीसी हिद्दत या मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक अलग चीज़ है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है।
जिसे हम मैग्नेटिसी अमाला कहते हैं वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ओके, या इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आप याद रखिए मैग्नेटिसी अमाला जो है उससे हम कहते हैं उसको, उसकी अलामत बी बार होती है, मतलब वो एक वेक्टर है। और मैग्नेटिसी हिद्दत जो है उसकी अलामत एच है, इसके ऊपर बार नहीं लगाते क्योंकि ये गैर सिमटी मिकदार होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फ़र्क, दोनों बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के दरमियान। मैग्नेटिसी अमाला जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिसी हिद्दत जो है वो एक गैर सिमटी मिकदार है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिसी हिद्दत है क्या चीज़। तो चलो मैं आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने ये इस तरह से एक सोलेनॉइड लिए। ओके, सोलेनॉइड मतलब एक स्प्रिंग जैसा एक लंबा कॉइल लिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है और मान लो कि इसमें से I करंट गुजार रहे हो। ओके, हम लोगों ने ओरसेट के तजुर्बे के अंदर पढ़े थे कि जब हम किसी तार में से, ख़ास तौर से किसी कॉइल जैसे तार में से करंट गुजारते हैं, बरकी रॉ गुजारते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान बन जाता। तो यहाँ भी ऐसी होगा, जब हम इस सोलेनॉइड में से या इस कॉइल में से जिसमें n टर्न्स हैं, इसमें से I करंट जब गुजारेंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान बनेगा। वो जो मैग्नेटिसी मैदान बनेगा उसकी हिद्दत जो है वो n ज़रब I के बराबर होती है। ओके, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, घुमाव की तादाद या पेचों की तादाद या लच्छों की तादाद। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको अगर आपने करंट से मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आपने करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो मैग्नेटिसी हिद्दत है। यानी मैग्नेटिसी हिद्दत कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वो करंट का ही नाम है। क्योंकि जितना करंट आप गुजारोगे उतना ही मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा। तो वो मैग्नेटिसी मैदान की जो गैर सिमती कीमत है, यानी गैर सिमती जो खासियत है मैग्नेटिसी मैदान की, जिसे मैग्नेटिसी हिद्दत कहेंगे, एक्चुअली वो करंट का ही दूसरा नाम है। ओके, तो चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने एक सोलेनॉइड लिया है और उसमें से करंट I गुजारे, तो उसमें जो मैग्नेटिसी हिद्दत पैदा होगी वो इस फॉर्मूले से ज़ाहिर की जाएगी, H इज़ इक्वल टू I इंटू N। और आप याद रखिए कि ये एक गैर सिमटी मिकदार है। ये दो लोगों पर, यानी मैग्नेटिसी हिद्दत सिर्फ दो लोगों पर डिपेंड करती है, एक करंट पर और दूसरा घुमाव की तादाद पर, यानी n पर। मुझे उम्मीद है आपको मैग्नेटिसी हिद्दत का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज़ देखो कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट जैसा आप देख रहे हैं कि एम्पियर पर मीटर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी एसआई यूनिट तो सिर्फ करंट की यूनिट होना चाहिए, यानी करंट की यूनिट जो है एम्पियर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप याद रखिए यहाँ पर ये जो n है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, यानी ये n जो है बेसिकली ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इकाई लंबाई में कितने पेच मौजूद है, कितने घुमाव मौजूद है, वो n है। तो n के अंदर ही ये बात आ गई है, स्मॉल n जो है उसमें टर्न्स पर लेंथ आ गई है, और पर लेंथ आ गई मतलब वहाँ पर मीटर आ गया। इसलिए h की जो एसआई यूनिट बनेगी वो होगी एम्पियर पर मीटर। आप याद रखो कि ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आपको ये याद रखना चाहिए कि मैग्नेटिसी हिद्दत जो है उसकी एसआई यूनिट एम्पियर नहीं है बल्कि एम्पियर पर मीटर है। ओके, तो ये था हमारा दोनों पॉइंट्स, मतलब दोनों जो हमारे जो टॉपिक्स थे, मैग्नाना और मैग्नेटिसी हिद्दत, तो दोनों के दरमियान, यानी दोनों की हमने कंसेप्ट जो है वो देख लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा और आपने तमाम चीज़ें जो है वो नोट डाउन कर लिए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इन दोनों मतलब दोनों जो पॉइंट्स हैं, मैग्नाना और मैग्नेटिसी हिद्दत, दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई डिफ़िकल्टी अगर आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।